WTO की साइट पर जाएंगे तो आपको 3 बक्सों का एक जिक्र मिलेगा। भारत चाहता है कि खाद्यान्न सब्सिडी और भंडारण को ग्रीन बक्से में रखा जाए, जैसे विकसित देशों के ज्यादातर प्रावधान उसमें है, ताकि उसे नए समझौते के बाद भी अनुमति मिलती रहे। लाल बक्से में सब्सिडी का प्रावधान है जिस पर साफ साफ रोक है। पीले रंग के बक्से में वैसी सब्सिडी है जिसे धीरे धीरे कम आपको करते रहना होगा। इसी में समर्थन मूल्य और किसानों को नकद देने की बात है। भारत में किसानों को बिजली, खाद, कर्ज, मुआवजा, बीमा की शक्ल में कई प्रकार की सब्सिडी मिलती है। भारत इसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकता। अगर सुरजीत एस भल्ला की बात मानकर ले लिया तो क्या परिणाम होंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। प्राइम टाइम में सवाल यही है कि जहां साइन करना है कीजिए, लेकिन इतना बता दीजिए कि क्या चुनाव में आपने किसानों से कहा था कि सरकार में आते ही सब्सिडी खत्म कर देंगे। विकसित देश जब अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, ऐसा कहा जाता है। भल्ला साहब सहमत नहीं होते हैं तो हम क्यों ना दें। हम इसी पर बात करेंगे। ऑक्सिस इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन है सुरजीत एस भल्ला साहब हैं और देवेंद्र शर्मा हैं कृषि अर्थशास्त्री। भल्ला साहब, मैं आपसे ही पहले जानना चाहता हूं, हम अपने हिंदी के दर्शकों की सुविधा के लिए और आसानी के लिए भी, कि क्यों आप इस बात की दलील दे रहे हैं सरकार के फैसले के खिलाफ कि हमें हिंदुस्तान को WTO पर इस व्यापार सरलीकरण समझौते पर अगर हम दस्तखत करेंगे तो हमारा फायदा ज्यादा बड़ा है। देखिए, बातचीत ये हुई है कि हमें WTO के ट्रेड फेलिसिटेशन से जानकारी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपने ये सुना होगा, सबने ये सुना है कि हमारी फूड सिक्योरिटी है। तो सीधी बात ये है कि WTO के मुताबिक अगर हिंदुस्तान 500,000 करोड़ भी खर्चना चाहे फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो कर सकता है। अच्छा, 10% ऑफ GDP कर सकता है, जो मर्जी कर ले। उसका इससे कुछ सामना नहीं है यार। तो फूड सिक्योरिटी की जो बात है वो हर देश की होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल ठीक बात है। मगर उससे WTO से क्या हुआ है? WTO का ताल्लुक यही है कि देखिए कि जो प्रोड्यूसर को प्राइस मिलती है, जो आपका फार्मर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, उसको इंटरनेशनल प्राइस से ज्यादा आप नहीं दे सकते। आप चाहे दें मगर आप फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो सारा ट्रेड की बात होती है, WTO की बात ट्रेड की है, फूड सिक्योरिटी की नहीं है। प्रोडक्शन साइड के ऊपर है, कंजम्पशन साइड के ऊपर बिल्कुल उसका कोई मामला नहीं है। तो काय के लिए हम ये सारी दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए जी हमने ये करना है क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी है। अभी मैंने एक चैनल पे देखा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि देखो हिंदुस्तान में गरीबी सारी दुनिया से ज्यादा है। अरे भाई, ज्यादा हो या कम हो, वो WTO से क्या उसका मतलब है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, अगर हमने अपोज करना है, कोई लॉजिकल बेसिस क्यों हम अपोज करें? ये क्या हो गया कि देखिए जी हमारी फूड सिक्योरिटी है। भल्ला साहब, मेरा आपसे 2 सवाल है, निकाल दें फिर हम बातचीत कर सकते हैं। मेरा आपसे 2 सवाल है। इससे पहले देवेंद्र आपकी बात पर काउंटर करेंगे। मेरा आपसे 2 सवाल है कि ये तो सरकार का फैसला है। हमारी वाणिज्य मंत्री ने जाकर कहा है तो उन्हें पता होगा कि WTO में स्टॉक करने या सब्सिडी देने के खिलाफ कुछ हो रहा है, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया, ठीक? या उन्हें नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम अपोज करते हैं अपोज करने के लिए। हम अपोज करते हैं अपोज करने के लिए, ठीक है, वो कान में ठीक से रख लीजिए। हाँ। अरे तो उसका क्या है? कौन कहता है कि नहीं आप फूड सिक्योरिटी ना करें? आप मेरे को बता दीजिए, एक बता दीजिए कि हिंदुस्तान की वाणिज्य मंत्री कहां पे लिखा हुआ है कि फूड सिक्योरिटी आप मुझे बताइए। मैं सरल हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान की वाणिज्य मंत्री को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पता नहीं है कि वो जिस चीज का विरोध कर रही हैं वो उसके प्रोविजन में, प्रावधान में है ही नहीं? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहे हैं ना, तो आप पूछ लीजिए, कह सकते हैं, ठीक है। पर मेरा एक और बात मैं कह रहा हूं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, WTO में जो बातचीत कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में, ये ट्रेड फेलिसिटेशन टॉक्स के बारे में, उससे कुछ मतलब नहीं है। WTO का एक ही है कि जिसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं कि उनकी जो रेफरेंस प्राइस है वो सारे देशों के लिए गलत है। वो 86 to 88 टेक्निकल मामला है।
इस पे मैं आपसे समझ लूं। मुझे लग रहा है कि हमारे जो मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेट हैं वो केमिस्ट्री के पेपर में फिजिक्स की तैयारी करके चले गए थे। लेकिन खैर, मैं और इसको आसान बनाने के लिए आपने एक बात कही कि हम अपने किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, यहाँ के अपने दर्शकों की समझ के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा है। ठीक, हमारे किसान कहते हैं, और जो कि मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि हमारा किसान जो लागत लगाता है खेती में, वो उससे भी कम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, आप एक बात कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा है लेवल से, और हकीकत ये है। इस बात को आप जरा समझा दीजिए सर, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। जी ओके, देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझो 2,000 रुपए है एक क्विंटल के लिए, मतलब 20,000 रुपए है एक टन के लिए। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट हमें पता है, उसको तुम डिवाइड कर दो, आपको प्राइस आ गई कि जो किसान को मिल रहा है उसकी आ गई हमें प्राइस। अब आप उस प्राइस को कंपेयर करिए कि जो एफओपी जो बाकी देशों में किसानों को मिल रही है एक्सपोर्ट की प्राइस। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी प्राइस से हम देख लें और हमें पता लग जाएगा कि कौन सी ज्यादा कौन सी नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सबने की हुई है। भला साहब, इसमें एक समस्या है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम पानी में बुलबुला तो नहीं गिन रहे हैं। बात यह है कि हिंदुस्तान का किसान अगर 400 रुपया गन्ने में लगा रहा है तो उसको कम से कम 410 तो मिलना चाहिए। अगर 400 रुपया लगाने के बाद उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में अगर 350 रुपया मिले, और भले ही वो अमेरिका या चाइना के स्तर से ज्यादा हो, उससे हमारा तो कुछ भला होता नहीं है ना। हम उस गांव के रामधन किसान आप को देखिए, हाँ, आप समझाइए। हाँ, अच्छा, हाँ, आप देखिए, आपको कोई सैलरी मिलती है तो आप कह रहे हैं कि आपकी सैलरी कोई यूएस के सैलरी से कंपेयर करेंगे? नहीं ना, सिंपल हिसाब। तो आप काहे के लिए वो देखिए, आप यहां पे जो भी हमारा इंटरनल सिस्टम है, तभी मैं कहता हूं फूड सिक्योरिटी में हम जो मर्जी कर लें, जो सब्सिडी हमने देनी है कंज्यूमर को जो मर्जी दे दें, मगर प्रोड्यूसर साइड पे आपका ये सारी ट्रेड का यही है कि ट्रेड के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर मैंने आपकी बात समझी, इसका जवाब संक्षेप में दे दी, तो आप ये कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को, या पीडीएस प्रणाली के तहत लोगों को सस्ता अनाज 0 रुपए पैसे से लेकर फ्री से लेकर 2 रुपया किलो तक दे सकते हैं। रमन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक दे सकते हैं। ठीक, और जीरो के क्या -2 दे सकते हैं। लेकिन जब हम गन्ना, उनको अनाज दो और पैसे भी दे दो। लेकिन जब हम गन्ना, गेहूं, चावल, धान, गन्ना, गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, वो अब नहीं दे सकते हैं। अगर इस पर हमने दस्तखत किया तो ठीक बात है? नहीं, मैंने ठीक समझा? नहीं, गलत बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर देना चाहें 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो, आप 0 रुपए किलो पे दे, मुफ्त दे दें। हाँ। और उसके साथ मुफ्त दे के आप गवर्नमेंट उनको 10 रुपए और 1000 रुपए महीने के भी दे दें, ये भी WTO के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है। देवेंद्र जी, आप बताइए कि सुरजीत भल्ला एक तरफ कह रहे हैं कि इस पर साइन करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 5 लाख करोड़ तक खर्च कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट पर। ठीक, और इससे जो हम किसानों को हाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं वो भी प्रभावित नहीं होता है, जो इनका मोटा मोटी बात हमने समझी। अब बताइए सर, अब आपका जो उन्होंने कहा भल्ला साहब, उनकी बात में अगर आपको कोई खोट नजर आती है तो बिंदुवार बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आज एक तुषार गांधी जी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका भारत से खफा है कि WTO के इशू के ऊपर, तो जरूर भारत ने कुछ अच्छा किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये एक्नॉलेज उन्होंने किया। इस बात, इस तरीके से हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ भारत ने अच्छा किया कि अमेरिका हमसे खफा है। अब रही सुरजीत भल्ला जी की बात, काश ये एग्रीकल्चर जानते और काश ये अपने इकोनॉमिक्स भी ठीक करते। देखिए, बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं डॉक्टर भल्ला। अच्छा, WTO में इशू क्या है? इशू ये है कि 1986-88 में एक तकरार था कि जो हुआ उसमें फैसला कि उसमें जो आप एग्रीकल्चर एक एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट है उसका, यानी जो आप सब्सिडी देते हैं देश में, वो 10 डेवलपिंग कंट्रीज में 10% का लेवल उन्होंने रखा है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस समय हमारा बहुत लेवल लो था तो हमने कभी फिक्र नहीं किया। 10% मतलब ये है, वो भी लोगों को समझा दूं मैं आपको, जिसको डी मिनिमस लेवल कहते हैं। उसका मतलब ये है कि भारत में अगर धान सपोज करिए 100 लाख टन, 100 लाख रुपए का हुआ है, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं,
वैल्यू जो है उसकी 100 लाख रुपए की, तो उसका 10% ही आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, उससे कम देंगे, 10% ही उसका कम देंगे। अब जैसे आप देखें धान में ये पिछले साल 1310 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य था। WTO कहता है, अगर आप उसके अध्ययन देखें, कि आपने 10% लिमिट को क्रॉस कर से 24% पे आप ले आए हैं। आपका धान का जो प्राइस है वो 24% है, इस समय जो डी मिनिमस लेवल जो है वो 10% है, आप 24% दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये WTO इनकम्पैटिबल है, इसको वापस करिए, ये उनका कहना है। अभी गेहूं में हमारा जो दाम है वो अभी 10% पे नहीं पहुंचा है, तो अभी हम उस पर ठीक है, लेकिन धान के उसमें हम क्रॉस कर चुके हैं। भारत का ये, इसका मतलब साफ हुआ कि जो मार पड़ेगी वो किसानों पे पड़ेगी, कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कम करिए, क्योंकि WTO के माध्यम से हमें वो 10% पे लाना है, तो यानी 1310 रुपए की बजाय से वो 500 रुपए पे आ जाएगा, ये तकरीबन। तो अगर ये होता है तो आप देखते हैं हमारा किसान पे कितनी बड़ी मार पड़ती है। ये है असली इशू। और इसलिए आपने देखा कि बाली का जब मिनिस्ट्रियल हुआ दिसंबर में, तो उस समय भारत सरकार ने जो समझौता किया कि हम 4 साल के लिए पीस क्लॉज लेते हैं, मतलब 4 साल आपने डेफर कर दिया उस इशू को, आपने ट्रेड फैसिलिटेशन को मान लिया। आनंद शर्मा आखिरी तक बोलते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन अंत में वो साइन कर चुके थे और उस बात को मान गए वो। और ये हमारा हर बार का रहा तरीका, जब भी मैंने देखा है दुनिया में, जब भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं WTO के माध्यम से ट्रेड के, हम शोर मचाते रहते हैं, एंड में हम मान लेते हैं। पॉइंट पर आते हैं, एक मिनट, ठीक है। अभी आप सुना था कि अब जो सिचुएशन है, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 14 जो वहां फेडरेशन है अमेरिका की, जो एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, उन्होंने अपने US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को लिखा है कि साहब आप जो हैं ये आपने गलत किया है, इंडिया को जो आपने इतना लीवरेज दे दिया 4 साल का, हमारे इंटरेस्ट जो है इससे इफेक्ट होते हैं। यानी अगर किसान की इनकम बढ़ती है हमारे इंडिया में, तो वो अमेरिका का एक्सपोर्ट रुकता है, इसलिए आप उसकी इनकम कम कराइए, हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट तभी बचते हैं। बड़ा साफ है, वो तो चाहते हैं कि हमारा किसान खेती बंद करे और वहां से सस्ता अनाज भारत में आए, क्योंकि वो हाईली सब्सिडाइज्ड है, उसको चैलेंज नहीं किया भारत ने। तो सुजीत भल्ला जी को पहले समझना चाहिए किस बात की वो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेकर उसको डिफेंड करना बिल्कुल गलत है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस प्राइस को इंटरनेशनल जो ये कह रहे हैं रेफरेंस प्राइस, कोई इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस नहीं, इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है। अगर आपने रेफरेंस प्राइस को रेफरेंस प्राइस से कंपेयर करिए, जब भारत एक्सपोर्ट करता है तो उसका FOB प्राइस देखिए, अमेरिका के FOB प्राइस से आप कंपेयर करते हैं। भारत की आप जो किसान की कीमत है उसको आप FOB प्राइस से कंपेयर करके कहते हैं कि हमारे किसान को ज्यादा मिलता है। अगर हमारे किसान को ज्यादा मिलता है इंटरनेशनल प्राइस से, देवेंद्र जी एक मिनट, एक बात सवाल पूछ लूं मैं देवेंद्र शर्मा से। एक सुन लीजिए बात, 1 मिनट बात सुन लीजिए, बात खत्म करने दीजिए प्लीज, मुझे बात खत्म करने दीजिए। अगर भारत के किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो अमेरिका का किसान भारत में माइग्रेट करता, वो चाहता कि हम भी भारत में आए, बल्कि ऐसा नहीं हो रहा, सब जानते हैं। ठीक है। सुरजीत जी आप सवाल पूछ लीजिए और मैं भी एक देवेंद्र पूछ सकता हूं मैं? हाँ, यस पूछ सकते हैं सर, पूछिए ना। हाँ, देवेंद्र शर्मा जी, आप कह रहे हैं 1986-88 की तब इंटरनेशनल प्राइस कोई 125 रुपए टन की थी गेहूं में, आजकल कोई 300 रुपए टन है। आप जानते हैं एक भी किसान दुनिया में जो 125 रुपए टन में कहता है, अमेरिकन फार्मर भी, उसको भी 325 रुपए टन मिल रहा है, तो $325 टन मिल रहा है। तो 1986-88 की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई भी नहीं मानता। मैं एक ना अमेरिकन मानता है, ना जिम्बाब्वेन मानता है, ना क्यूबन मानता है, ना कोई भी नहीं मानता है। भल्ला साहब और देवेंद्र जी, ये वाला पॉइंट मैं छोड़ देना चाहता हूं। लगा रहे हैं, वो तो कोई WTO भी मानता है कि वो गलत है सर। तो आप वो ले आए हैं कि देखिए जी, हमें वो कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि 1986-88 की प्राइस लो। अरे कोई भी नहीं ले रहा भाई साहब। भल्ला साहब, देवेंद्र जी, ये वाला रेफरेंस पॉइंट वाला मामला छोड़ देते हैं, बहुत टेक्निकल है। जब तक आप बुनियादी रूप से ना समझाएं, फिर दर्शकों के लिए फिर वो पकड़ पाना कि हम कहां से और किस चीज की बात कर रहे हैं, उसको जो देवेंद्र जी मुझे ये बताए कि सुरजीत भल्ला कह रहे हैं, कहना है कि आइडियोलॉजी, अगर देवेंद्र शर्मा इतने शौक से आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, नहीं आइडियोलॉजी नहीं, हम प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी देखनी चाहिए ना। अगर वो कौन सी है, कौन से साल की आइडियोलॉजी है उनकी, कि अगर सुरजीत भल्ला कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे प्रभावित नहीं है, हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट इससे प्रभावित नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान को दस्तखत नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे करने से लाल फीताशाही से भले हमको फायदा ना हो, लेकिन अब WTO तो पिछले दरवाजे से तो आ ही रहा है। अगर रामविलास पासवान कह रहे हैं कि आप ज्यादा मत खरीदिए, अगर वो कह रहे हैं कि आप बोनस मत दीजिए, वहां साइन नहीं करके तो यही काम तो वो कर ही रहे हैं। आखिरी बात, सिंपल बात मेरी सुन लो, जो मैं कह रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी
को WTO की डिस्कशन नहीं में जोड़ रहा ना हूं, लाएं। वो तो आपका पक्ष है, मैं इनसे ले रहा हूं। वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो आपका पक्ष है, वो आपका पक्ष है, पर इनसे ले रहा हूं। देवेंद्र जी। बार बार सारी दुनिया घूम घुमा के फिदा फूड नहीं आ रहा हूं, मैं सिक्योरिटी वहां नहीं आ रहा हूं, मैं उसी एक से सवाल- मैंने शुरू किया था कि फूड सिक्योरिटी का मामला WTO से कोई महमत नहीं।